आदाब दोस्तों, रोजगार से कामयाबी तक के आज के सफ़र में मैं अस्मिता मलिक आपका खैर मकदम करती हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश करते हैं। इस कोशिश के तहत हम आपको न सिर्फ अलग अलग तालीमी मैदानात से हमवार कराते हैं, बल्कि कामयाबी की मिसाल बन चुकी एक शख्सियत से भी रूबरू कराते हैं ताकि आप उनके नक्शे कदम पर चलकर कामयाबी हासिल कर सकें। आज हम जिस कैरियर फील्ड की बात कर रहे हैं वो है फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी। फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी आज के वक्त में सबसे क्रिएटिव और सबसे डिमांडिंग कोर्स माना जाता है। ये उन नौजवानों के मुस्तकबिल को नई ऊंचाई देता है जो फैशन डिज़ाइनिंग को लेकर काफ़ी क्रिएटिव रहते हैं और हर पल नए रुझानात की तरफ नज़र रखते हैं और हर पल कुछ नया और क्रिएटिव करने की काबिलियत रखते हैं, समझ रखते हैं या फिर दिलचस्पी रखते हैं। और आज हम आपको इस फील्ड से जुड़ी तमाम जानकारियां देंगे, अहम जानकारियां देंगे, लेकिन उससे पहले इस पैकेज के ज़रिए इस फील्ड को समझ लेते हैं। मौजूदा दौर में फैशन डिज़ाइनिंग सबसे क्रिएटिव और मकबूल तरीन करियर ऑप्शन में से एक है। ख़ास तौर से ये करियर उन नौजवानों के लिए है जो फैशन ट्रेंड्स, स्केच डिज़ाइन और कुछ न कुछ नया और क्रिएटिव काम करना पसंद करते हैं। एक फैशन डिज़ाइनर का काम सिर्फ कपड़ों को डिज़ाइन करने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि उसे हर पल इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि दौर हासिल में ग्लोबल ट्रेंड क्या है। फैशन डिज़ाइनिंग एक ऐसा मैदान है जो अक्सर नौजवानों को अपनी तरफ मुतासिर करता है, लेकिन ये जितना ग्लैमरस है, इसमें कामयाब होने के लिए आपको उतना ही क्रिएटिव होना ज़रूरी है। साथ ही इस मैदान में अलग सोचने की क़ुव्वत के साथ साथ आपको कपड़ों की बेहतर समझ, सिलाई की बारीकियाँ और अपने क्लाइंट के हिसाब से कपड़ों को डिज़ाइन करना आना चाहिए। इस तरह आपको न सिर्फ अपने क्लाइंट की ज़रूरत को समझना होता है, बल्कि उसे समझकर उसे ऐसे नताइज देने होते हैं जिससे आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। अगर आप क्रिएटिव सोच रखते हैं और किसी कपड़े को देखकर नए डिज़ाइन आपके दिमाग में आते हैं, तो आप फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं। इस इंडस्ट्री में किसी भी बड़ी तालीमी लियाकत से ज़्यादा क्रिएटिव सोच, डिज़ाइन की समझ और डिमांड की समझ अहमियत रखती है, जो आपको कामयाब फैशन डिज़ाइनर बनने में एक नुमायां रोल अदा करती है। मौजूदा वक्त में बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट कॉलेज फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करवाते हैं। इस मैदान में मुस्तकबिल देख रहे नौजवान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, FDDI, IITC मुंबई, पर्ल फैशन एकेडमी जैसे इदारे से फैशन डिज़ाइनिंग की बारीकियाँ सीखकर अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस पैकेज के ज़रिए आपने इस फील्ड को कुछ हद तक तो समझ लिया होगा, लेकिन इसे और बेहतर समझने के लिए आपको लेकर चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जो है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि वक्त के साथ इस फील्ड में क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या क्या ज़रूरतें हैं और किस तरह की काबिलियत आप में होनी चाहिए। रोज़गार से कामयाबी तक के इस खास एपिसोड में हम आपको जानकारी दे रहे हैं फैशन डिज़ाइन कोर्स के बारे में। करियर की बात एक्सपर्ट के साथ इस सेगमेंट के तहत हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सुनील, फैशन डिज़ाइन के एक्सपर्ट। सुनील सर, कुछ बताना चाहेंगे क्या है ये फैशन डिज़ाइन कोर्स? जैसे कि फैशन डिज़ाइन एक डिज़ाइन सब्जेक्ट है और जिसमें हम कपड़े के बारे में डिज़ाइन करते हैं। जैसे कपड़ा कोई भी आदमी की ज़रूरत होती है, मगर जब भी आप उसको चाहत में बदल देते हैं तो वो डिज़ाइन बन जाती है। कोई भी फैशन डिज़ाइन जो होती है, बेसिकली हम लोग उसमें कपड़ों में प्रिंट या फिर कपड़े के डिज़ाइंस या कपड़े के कट्स या जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है वो हम उसमें पढ़ाते हैं। और उसके लिए बेसिकली आपको बेसिक ड्राइंग्स
ओके, और डिज़ाइन की जानकारी, बेसिक जानकारी होनी काफ़ी ज़रूरी है। सर, क्या स्किल सेट्स चाहिए किसी भी बच्चे को, किसी भी छात्र छात्रा को, क्या स्किल सेट्स चाहिए होते हैं इस कोर्स में आने के लिए या इस कोर्स में एडमिशन के लिए? जैसे डिज़ाइन थिंकिंग एक बड़े मायने में कहेंगे तो डिज़ाइन थिंकिंग एक बड़ा एरिया है, ओके, जहाँ से कोई भी नौजवान या बच्चा डिज़ाइन के बारे में सोचता है कि क्या डिज़ाइन बनाने के बाद हम जो बेसिक डे टू डे प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे प्लास्टिक का यूसेज, ओके, डे टू डे एक्टिविटीज़ में अब अगर आप देखेंगे कि प्लास्टिक का यूसेज काफ़ी है। जैसे पीवीसी बॉटल्स जो है उसमें से अभी बहुत सारी वर्ल्ड में बहुत सारी जो औद्योगिक कंपनी है उन्होंने एक टिपिकल टाइप का पॉलिएस्टर धागा बनाना शुरू किया है और उससे नई एक रेंज डेवलप हुई है, उसको एथलेजर कहा जाता है और एथ ब्यूटी कहा जाता है। अगर आप देखेंगे कि प्लास्टिक निर्मित कपड़े जो है, ओके, उसके यूसेज से यू कैन यूटिलाइज लॉट ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम द व्हाट इज से वेस्ट ऑन द अर्थ बेसिकली। सो सर, किसी स्टूडेंट को अगर इस कोर्स में एडमिशन चाहिए तो उसकी पुरानी क्वालिफ़िकेशन या उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जो कि उसको फॉलो करना है? जैसे कि 10वीं के बाद 2 साल का जो ये होता है स्कूलिंग होता है, क्या हायर स्कूलिंग होता है, वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें कम से कम उसको 45 से 45% से 50% मार्क्स होने चाहिए एंड दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट बेसिकली। एंड सेकेंडली मैंने कहा था कि डिज़ाइन के बारे में सोच काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो हम बात करते हैं जब कोविड जैसी महामारी में हमने काफ़ी डाउनफॉल देखा इंडस्ट्रीज़ का। सो जब हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की या फैशन डिज़ाइनर्स की या फैशन डिज़ाइन सेक्टर की, सो क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी इकोनॉमी में इस प्रोफाइल में, इस फील्ड में? क्या हमारे डिज़ाइनर्स ने, क्या हमारे टेक्सटाइल सेक्टर ने हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया है? मैम, अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो कोविड रहने दीजिए या रेगुलर टर्म में जो हम मतलब लाइफस्टाइल था, टोटल जीडीपी का कम से कम 5 से लेकर 12% तक कंट्रीब्यूशन टेक्सटाइल का हमेशा रहा है। करियर की बात एक्सपर्ट के साथ में आज हमारे साथ मौजूद हैं कृषि सरीन, FDDI के फैशन डिपार्टमेंट की HOD। कृषि FDDI स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स कराता है। इन कैसे फैशन डिज़ाइन में हम क्या स्किल्स सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, बच्चे क्या सीख करके आगे बढ़ते हैं? फैशन डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। फैशन में अपने में स्किल बेस्ड प्रोग्राम है ये फैशन डिज़ाइन, और इसमें हम लोग पहले इलस्ट्रेशन, गारमेंट कंस्ट्रक्शन, पैटर्न मेकिंग, फैब्रिक एम्बेलिशमेंट, सरफेस ऑर्नामेंटेशन, डाइंग, प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, जैसे एक फीमेल को ऑर्नामेंट करके डेकोरेट किया जाता है, सुंदर बनाया जाता है, उसी तरह से हम लोग फैब्रिक को भी एक लुक देते हैं। आज हम आपको फैशन डिज़ाइन फील्ड के बारे में अहम जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शंपा नायक। शंपा नायक FDDI में फ़ैशन डिज़ाइन की फैकल्टी हैं और वो बताएंगी हमको कि इंडस्ट्री में किस तरीके की मांग है, करियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या क्या हैं फ़ैशन डिज़ाइन में। सो शंपा, कुछ इस पे रोशनी डालना चाहेंगी आप? फैशन डिज़ाइन जो कोर्स है इट इज़ वेरी वाइड स्प्रेड। हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक डिज़ाइनर बनने के लिए नहीं आता है, स्टूडेंट आता है, उसके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं। They can work as a stylist, they can work as a photographer, they can work as a aesthetics enhancer. So ऐसे काफ़ी सारे new avenues हैं that can be unturned, once an individual pursues this course. सो जो इंडस्ट्री की मांग के तहत जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या हमारा जो फैशन डिज़ाइन कोर्स का कोर्स स्ट्रक्चर है, do you think that fulfills the gap between the industry need and what we are teaching to them? Yeah, to a lot of extent I feel, because we have subjects like consumer behavior, मार्केटिंग। हम सिर्फ बच्चों को बनाना, डिज़ाइन बनाना ही नहीं सिखाते हैं, हम ये भी सिखाते हैं कि भाई क्या बनाना है जो आपको नीड होगी, मार्केट को समझना, मार्केट को स्टडी करना, अपने टारगेट कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट डेवलप करना, और जब वो अच्छे से प्रोडक्ट डेवलप हो जाए तो उसको फिर लोगों तक पहुंचाना। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप जब डिज़ाइन कर रहे हैं आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, आपका हमेशा डिज़ाइनिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है, इट शुड हैव सम कमर्शियल पर्पस। इफ़ यू आर नॉट एबल टू सेल इट टू द कस्टमर्स देन देयर इज़ नो पॉइंट। So that is why subjects like consumer behavior, entrepreneurship, marketing, costing,
then apparel, merchandising. We have incorporated all these subjects in order to, build a good bridge between the academics as well as the industry need. जैसे कि हम लगातार आपको फैशन डिज़ाइन फील्ड के बारे में बता रहे हैं, उससे जुड़े करियर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। सो अब हमारे साथ हैं शार्वी हमको बताएंगी कि क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उन्होंने FDDI में रह करके एज अ स्टूडेंट क्या सीखा, क्या नया सीखा, क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, यहाँ से वो आगे बढ़कर कहाँ जाना चाहती हैं। सिंस फैशन इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट बड़ा है इंडिया में, फैशन इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व भी कर रही है स्किल बेस्ड इंडस्ट्री ना होने के अलावा भी। अब इंडिया में केवल फैशन डिज़ाइन को सिर्फ डिज़ाइनिंग रिलेटेड नहीं, उसको मार्केटिंग पर्सपेक्टिव में और उसको कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव में भी जाना जाता है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट स्किल्स, अभी उस चीज़ को मार्केट करना एंड ग्लोबली रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करना, वो भी अब चीज़ ध्यान में देते हैं। शार्वी, आपने क्या सीखा है यहाँ पर रह करके? आपको क्या लगता है क्या है नया इस कोर्स में, जो कि आगे हमारे जो बच्चे देखेंगे, इसको नौजवान युवा देखेंगे, वो इस कोर्स को करके सीख सकते हैं? जैसे मैंने बोला कि फ़ैशन डिज़ाइन सिर्फ डिज़ाइन से सीमित नहीं है, वो कम्युनिकेशन, मार्केटिंग एंड डिज़ाइनिंग ऑफ कोर्स, सारे स्किल्स सब कुछ एक टोटली एक बहुत ही अम्ब्रेला कोर्स है जिसमें आपको सिर्फ डिज़ाइनिंग नहीं, आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। तो बच्चों को सिर्फ डिज़ाइनिंग ना देके उनको बहुत ही सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं ग्लोबली कि वो क्या क्या परस्यू कर सकते हैं इस डिज़ाइनिंग कोर्स से भी। समर इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स के लिए किस तरीके की इंडस्ट्री में ये गई हैं, किस तरीके के एक्सपोर्ट हाउस में जाकर के इन्होंने समर इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स किए हैं, या बाकी और भी स्टूडेंट्स कहाँ जा कर के इंटर्नशिप्स कर रहे हैं? FDDI ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है बहुत सारी जगह पे इंटर्नशिप करने की, बहुत अलग अलग फील्ड में, मर्चेंडाइजिंग में, रिटेल में, फ़ैशन डिज़ाइनिंग में। बहुत बच्चों ने हर जगह पे अपना एक्सप्लोर किया है। मैंने इंटर्नशिप डिज़ाइनिंग हाउस में करी है अंडर वरुण बहल। मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। 2 महीने की हमारी इंटर्नशिप थी और उसमें हमने प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, डिज़ाइनिंग, इलस्ट्रेशंस, बहुत कुछ हमने सीखा है। हमने आपको FDDI के स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन के ज़रिए इस फील्ड में करियर प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर जानकारियां दी। कुछ दिन पहले इस इदारे के नोएडा कैंपस में कॉन्वोकेशन सेरेमनी हुई, जहां पर स्टेट मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनुप्रिया पटेल जी ने शिरकत की। आइए आपको दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां। I want to congratulate all the 323 students, as I am being told, who are graduating today in different courses. And I'm sure your future is very bright, because in this very short few minutes time, I could gauge that there is so much that you are carrying with you when you move out of the institute. And certainly, this is a very important day for you. Your convocation is a very, very memorable occasion. Coming here actually makes me feel much younger. When I meet youngsters like you, I actually go back to my own 20s when I used to be in college, because I've also lived here, studied in Lady Shri Ram College, Delhi University. So I remember my days when I meet you students. And although I wouldn't say I'm very old now, but yes, meeting you makes me much younger. And Modi ji's council was full of young, bright ministers, because he believes that the young team can contribute so much to the nation. And India is perhaps one of the countries which has the largest, youngest population, as in young population. By young population, I would mean people up to the age of 35 years. So we are one of the countries in the world which has a maximum young population, and in times to come, we'll be a source of strength to so many other countries across the globe. So with this huge population of youth, there is this big dream of creating a self-reliant India that we are moving ahead. And I think the fulfillment of this self-reliant India dream lies on your shoulders, because when we think of a India which is progressive, which is
self-reliant, we think of a younger population, our younger generation, which is so capable, which is so progressive, and which is so passionate and committed, and which has a big vision. And looking at you, I am once again rest assured that yes, the future of India goes into very, very capable hands. And I'm here to assure you that Government of India is fully committed to the growth of this institute, and there are so many different campuses where we are developing centers of excellence, for which Government of India has approved some 129 crores, which is a huge amount, so that we are able to promote more and more research and development insofar as the footwear design and development industry is concerned. So just to sum up and to conclude, I once again give my heartiest wishes to each one of you. जो बच्चे पास हुए हैं, आज हमने 323 लोगों को डिग्रियां प्रदान करी है, तो हमारी तरफ से उनको एक मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो जहां भी जाएं, जिस फील्ड में भी जाएं, और जो एक रियल वर्ल्ड वो फेस करेंगे, तो हमारी शुभकामनाएं हैं। और वो एक जो उनका एक भागीदारी है जो इस देश के उत्थान में, वो अवश्य पूरा करेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है, और मैं उन सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। ये तो हुई आपके मुस्तकबिल की बात। अब आपको बताते हैं कि इस हफ्ते आप कहां पर नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन्स ले सकते हैं। ये तो हुई आपके मुस्तकबिल की बात। अब आपको कामयाब हिंदुस्तान के तहत एक कामयाब हस्ती से रूबरू कराते हैं। आज की हमारी कामयाब शख्सियत हैं वरदान सर्विसेज जैसे एक कामयाब स्टार्टअप के CEO अंकुर गर्ग। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीक में उन्होंने कैसे कामयाबी हासिल की है, आइए देखते हैं। तकनीक ही दुनिया में आपको आगे बढ़ा सकती है और ताकतवर बना सकती है। अगर हिंदुस्तान को ताकतवर बनाना है तो हमें आधुनिक तकनीक के साथ चलना होगा। और अगर आज के दौर की बात करें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वही अहम तकनीक है जिसमें हमें अभी बहुत एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, किस तरह से स्टार्टअप्स के लिए इसमें असीम संभावनाएं हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस तरह हमारी ज़िंदगी को आसान कर सकती है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या मायने और क्या अहमियत आने वाले दौर में हिंदुस्तान में रहने वाली है, ख़ास तौर पर स्टार्टअप्स के लिहाज से। इन तमाम बातों को जानने के लिए मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ अंकुर गर्ग मौजूद हैं। इनकी कहानी इसलिए भी अहम है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इनके बारे में आप कभी कभी सुनते तो हैं, लेकिन इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दूसरा, अंकुर की कहानी रिवर्स ब्रेन ड्रेन की भी है। हम देखते हैं कि टैलेंट हिंदुस्तान से बाहर ही जाता है, लेकिन अमेरिका में लंबा समय बिताने के बाद, वहाँ रहने के बाद, वहाँ काम करने के बाद दोबारा हिंदुस्तान का रुख किया अंकुर ने, क्योंकि वो जानते हैं कि अब हिंदुस्तान में बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं स्टार्टअप्स के लिए। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनकी वापसी क्यों हुई है। मेरे हाथ में मेरा फ़ोन है। ये फ़ोन हम सबकी अब ज़िंदगी बन चुका है, डिजिटल वर्ल्ड है, पूरी दुनिया इस छोटे से फ़ोन में समा गई है।
इस फ़ोन तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है, तो उसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले खैर मकदम मैं आपका करता हूं, ये बताएं आप अंकुर जी कि किस तरह से आपकी शुरुआत हुई और कैसे आपका यहाँ, जैसे मैंने बताया कि अमेरिका में आपने काम किया लंबे समय तक, ये यहाँ आना और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को तलाशना ये कैसे हुआ? धन्यवाद पहले तो आपका हमारे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टार्टअप्स को हम लोग, जो हमारा इंडियन ब्रेन है जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है और जो ब्रेन इंडिया में है वो और कहीं नहीं है, वो पार्ट को हमने तलाशना चाहा। नॉर्मली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए जो लोगों का मिथ है वो है बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी और कुछ इन सब तरीके का लीगल इलीगल, ये सारा एरिया में लोगों का मिथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी और बहुत सारे ऐसे ऑटोमेशन, हमारे जो बिज़नेस प्रोसेसेस हैं जिनको ये ऑटोमेट कर सकता है, वो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ जिनको हम इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के थ्रू। कदम उठ गए रास्तों की तरफ, बढ़े रास्ते मंजिलों की तरफ। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए मेरे पीछे एक ड्रोन भी रखा हुआ है, बल्कि 2 ड्रोन हैं, ये बहुत ही अहम है। क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और ख़ास तौर पर जब इस तरह के कुछ प्रयोगों की बात होती है तो कैसे जुड़ी हुई है, वो भी जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। हम आपको दिखाएंगे ये किस तरह से काम करते हैं प्रोग्राम में आगे, लेकिन उससे पहले मुझे बताएं कि किस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये मिले हुए हैं और लोगों की ज़िंदगी को आसान करने के लिए, पहले से बेहतर करने के लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं या क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप ऐसे कह सकते हैं, ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जो कि जैसे हमने रिसर्च किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हमारे पास में एक जितने भी आपके सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो हमारे को नॉर्मली मैनुअल इंटरेंशंस में नहीं मिलती हैं, मैनुअल चीज़ों में नहीं मिलता है। उन सब चीज़ों के लिए ही हमने जो डेटा, और उसके बाद में जो डेटा हमारे पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम लोग कैप्चर करते हैं, वो डेटा की भी चोरी हो जाती है, टेम्परिंग हो जाती है। वो डेटा को चोरी ना हो सके उसी के लिए हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को उसके साथ में इंटीग्रेट किया। जैसे ये हमारा एक छोटा सा इन्वेंशन है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि आर्मी और डिफेंस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस, ये सब चीज़ों के लिए ये बहुत यूटिलाइजेशन में आ रहा है। अभी बहुत स्टार्टिंग फेज़ में है, डेवलपमेंट फेज़ में है, लेकिन जैसे मैंने देखा कि मैंने कहीं ऑयल इंडस्ट्री में भी हम लोगों ने बात देखना चाहा। वहाँ पर ऑयल की लीकेज या आप कह लीजिए गैस लीकेज, जैसे हमारे यहाँ पर CNG लीकेज या LPG गैस की लीकेज हो जाती है और मैनुअली हम उसे अगर डिटेक्ट करने के लिए जाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन अगर हम इसको टेक्नोलॉजी के साथ में कनेक्ट करते हैं तो हम इस चीज़ को इमीडिएटली कैप्चर कर सकते हैं डेटा कि कहाँ पर लीकेज है और कैसे हम बहुत सारी चीज़ों को रोक सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी को लेकर हम बहुत बात करते हैं, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कैसे जुड़ी हुई, थोड़ा आसान भाषा में भी समझाइए, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मैंने भी बहुत पढ़ने की कोशिश की, कुछ समझ में आती नहीं है आम लोगों को। आप क्योंकि उसके एक्सपर्ट हैं और जिन लोगों का एक्सपर्टाइज है इस फील्ड में, वो कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डेटा से और दूसरी चीज़ों से आसान भाषा में लोगों को समझा पाएंगे? देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम आते ही मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बात करूँ, आज से 4 साल पहले जब मैंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, तो मुझे ये पता चला कि ये टेक्नोलॉजी हमारी डेटा के साथ में लिंक होने के लिए है, लेकिन सबसे ज़्यादा मिथ उठा क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन। ये सबसे बड़ा मिथ रहा है इंडस्ट्री के लिए, जो कि हर तरीके का डेटा, चाहे आप उसमें बर्थ सर्टिफिकेट ले लीजिए, चाहे आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स ले लीजिए, चाहे आप किसी भी तरीके की सर्टिफिकेट्स ले लीजिए, या आप गवर्नमेंट में, जैसे हमने अभी कुछ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट में भी हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हमने बताने की कोशिश करी। जैसे हमने कस्टम डिपार्टमेंट के लिए कस्टम ड्यूटी की चोरी होती है हमारे यहाँ पर,
कहीं पर भी उस डेटा को हम किस तरीके से कैप्चर करें जो कि कभी भी टेम्परिंग ना हो पाए। अब एक मेरे पास एक नासा के लिए एक कंपनी काम करती थी जो कि सैटेलाइट इमेजेस को डाउनलोड होता था, और वो डेटा, क्योंकि हर कंट्री में दूसरी कंट्री में डेटा चोरी होती है, उसकी सिक्योरिटी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो कैप्चर की जाती है और वो चोरी के लिए होती है। उसके लिए उन्होंने हमें अप्रोच किया, लेकिन हमारे पास में फ़ंड की कमी, हमारे पास में उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से हम उस अपॉर्चुनिटी को नहीं कर पाए। कदम उठ गए रास्तों की तरफ, बढ़े रास्ते मंजिलों की तरफ। स्टार्टअप इंडिया ने कैसे आपको फ़ायदा पहुंचाया? जैम में रजिस्टर होने वाले आप पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप बने हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, स्टार्टअप इंडिया ने हमारे को ये प्लेटफॉर्म दिया कि एक वर्ल्ड लेवल पे हम किस तरीके से अपने आप को प्लेस कर सकें। हमारे को स्टार्टअप इंडिया में जब हमने जैम पर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए हमने रजिस्टर करा, उसमें हमारे को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ की संभावनाएं नज़र आई कि गवर्नमेंट में इंडिया के जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें, इसके अलावा जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं उन सब में हम लोगों को किस तरीके से हम इंडिया के लिए काम कर सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया के थ्रू हमारे को ब्रांड मिला, जो ट्रेडमार्क हम लोगों को मिल पाया, उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब हम किसी नए कंपनी से मिलने के लिए जाते, आज की डेट में हर कंपनी, हर इंडस्ट्री चाहती है कि वो अपने डेटा टेम्परिंग को रोक सके, अपने बिजनेस प्रोसेस को फास्ट कर सके, अपने चीज़ों को बिना मैनुअल इंटरेंशंस के कंप्लीट कर सके। इन सब चीज़ों को हमने जब जाके डिस्कशन करते हैं तो वो हमारे को टाइम भी नहीं देते हैं। इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि वो समझते हैं ये तो नॉर्मल टेक्नोलॉजी है। लेकिन जब हम उन्हें बताते हैं कि हम स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, हमारे प्रोडक्ट की सारी क्रेडेंशियल्स आप जैम पर ले सकते हैं, क्या हमें प्री रिक्विजिट्स हैं हमारे प्रोडक्ट के लिए, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब हमारे को जैम से मिल पाती हैं, जिससे उनको हमारे बारे में काफ़ी ज़्यादा संभावनाओं के बारे में उन्हें पता चल पाता है। वो हमारे लिए एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म है कि हाँ, हम ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में असीम संभावनाएं हैं स्टार्टअप्स के लिए, और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में ऐसे कई मोर्चे हैं जिन पर ये स्टार्टअप्स काम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का सफ़र पसंद आया होगा। फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, अहम जानकारियां आपको मिल गई होंगी। अगले हफ्ते एक नई फील्ड की करेंगे बात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।